पोर्ट ब्लेयर में ये पहाड़ी पर ये जगह है जो जॉगर्स पार्क के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर लोग मॉर्निंग और इवनिंग में वॉक वगैरह करने के लिए आते हैं। मैं भी यहाँ अर्ली मॉर्निंग आता हूँ और मैंने यहाँ आते हुए नोटिस किया कि जैसे ही मैं एंट्रेंस पे आता हूँ और ऊपर की ओर चढ़ता हूँ तो मैं देखता हूँ कि ये कैनाइन यहाँ पर बैठी हुई मिलती है। तो मुझे बहुत बचा करके निकलना पड़ता है, क्योंकि वो एकदम सेंटर पे सड़क के बैठी होती है। तो मैंने नोटिस किया कि ये यहाँ पर बैठकर किसी आदमी का इंतज़ार करती है। फिर मुझे पता चल गया कि किसका इंतज़ार करती है। जब वो आता है तो ये बहुत खुश हो जाती है और उसको फॉलो करती है। वो वॉक करता है, उसके साथ ये वॉक करती है। ये दौड़ता है, इसके साथ ये दौड़ती है। जब वो एक्सरसाइज कर रहा होता है तो ये बैठकर उसे देखती रहती है। ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। ये दो प्रजातियों के बीच का जो ये प्यार का रिश्ता है, ये निस्वार्थ प्रेम है। वो आता है, एक्सरसाइज करता है, फिर चला जाता है। तो दूसरे दिन फिर इसका इंतज़ार करती है। अगर आप कभी टोक्यो के रेलवे स्टेशन पर जाएं तो आपको ये डॉग का एक स्टैचू दिखाई देगा। इसके पीछे कहानी ये है कि ये डॉग किसी एक जैपनीज का पाला हुआ था और वो रोज़ इसको लेकर के रेलवे स्टेशन पर आता था और लोकल ट्रेन में बैठ करके अपने ऑफिस चला जाता था। शाम को लौटता था तो ये डॉगी उसके साथ घर वापस चला जाता था। दिन भर वहीं पर रहता था, स्टेशन पर ही। धीरे धीरे लोग जानते थे कि ये कोई एक है जो आता है, उसके साथ ये वापस चला जाता है शाम को, दिन भर उसका इंतज़ार करता है। ये सिलसिला सालों तक चला और एक बार उसका वो मालिक अपने ऑफिस में ही हार्ट अटैक के कारण मर गया और वो नहीं आया। इधर ये डॉग इंतज़ार कर रहा था उसका, लगातार उसका इंतज़ार करता था। ट्रेन आती थी, एक एक पैसेंजर में उसको ढूंढता था, देखता था और फिर निराश होकर बैठ जाता था। जब कई दिन बीत गए तो उदास होकर के उसने खाना पीना सब छोड़ दिया। आसपास के बहुत सारे लोग, वेंडर्स जो उसको पहचानते थे, उनको जानकारी हो गई थी कि इसका मालिक मर गया है। कि उसके लिए यहाँ बैठा रहता है, उसका इंतज़ार करता है। लोगों ने उसको कुछ खिलाने पिलाने की कोशिश की, फोर्स फीडिंग करने की कोशिश की, लेकिन उसने कुछ खाया नहीं। वो बस इंतज़ार करता था। बहुत कमज़ोर हो गया, बीमार हो गया और वहीं प्लेटफार्म पे पड़ा रहता था। कोई ट्रेन आती, उठता, देखता, एक एक पैसेंजर में उसको ढूंढता और फिर निराश होकर के बैठ जाता। अंत में वो बहुत कमज़ोर हो गया और उठने तक की हालत में नहीं रहा। ट्रेन आई, एक बार उसने आंखें खोली और एक एक पैसेंजर की तरफ देखा। जब सारे पैसेंजर चले गए और उसका मालिक उसको नहीं दिखा इस बार भी, तो उसने आंखें मूंद ली और फिर वो कभी नहीं उठा। वो मर गया था। वहाँ के लोग, जो वेंडर्स थे, जो लोग जानते थे, वो बहुत इमोशनल हुए। बहुत से लोग रोए और सबने पैसे इकट्ठा करके ये स्टैचू बनाया और ये स्टोरी उसके स्टैचू के नीचे लिखी हुई है सारी, जो मैं आपको बता रहा हूँ। एक निस्वार्थ प्रेम जीवन का आधार होता है। हम इसी तरह से इवॉल्व हुए हैं। विकास विकास क्रम में ये निस्वार्थ प्रेम जीवों को विकास करने में बहुत मददगार साबित हुआ।
कोई डॉग या कैनाइन ही नहीं, किसी भी जीव से आप एक अटैचमेंट क्रिएट कर लें, कोई भी जीव हो, तो वो आपको अथाह प्रेम करता है और परमानेंट प्रेम करता है। वो मरते दम तक प्रेम करता है और निस्वार्थ भाव से करता है। उसको देख के लगता है कि शायद आपसे खाने के लिए आप खाना देते हैं, खाने पीने की चीज़ें देते हैं, इसलिए आपके पास आ रहा है। दुम हिलाता है आपके पास, आपको प्यार दिखाता है, आप कुछ देते हैं खाने के लिए, उसे खाता है। कई बार लोग सोचते हैं ये तो खाने के लिए दुम हिला रहा है, लेकिन वही जब व्यक्ति नहीं होता तो दूसरे के हाथों से वो खाना नहीं खाता, मर जाता है इंतज़ार करते हुए, भूखा मर जाता है, नहीं खाता किसी और के हाथ से। मैं कभी सोचता हूँ कि जब जीव की उत्पत्ति हुई और समुद्र से जीव बाहर निकला जमीन पर, तो एक रेंगने वाला जीव ही रहा होगा, कुछ दिन की ही उसकी आयु रही होगी। इसी जमीन पर, इसी जंगल में इवॉल्व हुआ, धीरे धीरे उसके हाथ पैर निकले और वो 4 पैर से चलने वाला, दौड़ने वाला एक जीव बना, फिर और बड़ा जीव बना। उसके अंदर योग्यता आई कि वो अपने हाथ पैर का इस्तेमाल करके पेड़ पे चढ़ जाए, कूद जाए, दौड़ जाए। लाखों साल के विकास क्रम में उसने बहुत तरक्की की, इसी प्रकृति की गोद में, इसी वाइल्ड लाइफ में। ये वाइल्ड लाइफ ने उसका कभी नुकसान नहीं किया, ये प्रकृति ने उसका कभी नुकसान नहीं किया, मौसम का उसके ऊपर कोई बुरा असर नहीं हुआ। कुछ दिनों की लाइफ से उसने 100 साल की उम्र हासिल की। सोचिए, उसी जगह रहकर 4 पैर से किसी दिन 2 पैर पे खड़ा हुआ होगा, इंसान की प्रजाति जिसे हम जानते हैं। लेकिन आज हम जिस माहौल में रहते हैं, हमने अपने उसी ओरिजिनल प्राकृतिक वातावरण को खो दिया है और उससे हम घबराते हैं, उससे हमने दूरी बना ली। हम कैसे इवॉल्व हुए, हम कैसे जिंदा रहे, कैसे हम खत्म नहीं हुए और इवॉल्व होते गए। तमाम खतरे, तमाम प्रेडेटर्स ने, हम पर हमला करने वालों ने लगातार हमारे अंदर में शक्तियाँ जगाईं, हमें बचने की, हमें और निपुण होने की हमारे अंदर शक्ति पैदा की। तब जा कर के हम इतने मजबूत, इतने बलवान और इतने शक्तिशाली बन पाए और हमने 100 साल की उम्र अचीव की। आज क्या है? जीवन का आधार निस्वार्थता है ही नहीं। लालच, द्वेष, घृणा, इन सब ने हमारे जीवन को अचानक से बदल दिया है। आप सोचिए कि आज कितनी जानलेवा बीमारियां, कितनी खराब खराब बीमारियां इंसानों के बीच हैं। अगर ये बीमारियां वास्तविक होती तो क्या इंसान विकास क्रम में तरक्की करते करते इतना तरक्की कर पाता कि कुछ दिनों से लेकर के वो 100 साल की उम्र को अचीव कर लेता? ये हमारे आज के जो जीने का तरीका है उसकी देन है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। मैंने जेनेटिक कोड्स पर जब स्टडी की तो मैं बहुत हतप्रभ रह गया ये देखकर कि हमारे सोचने के तरीके से सब कुछ बदल गया है। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, डायबिटीज़। आपने देखा होगा अक्सर जो बिजनेसमैन होते हैं, पैसे वाले होते हैं, पैसा कमा रहे होते हैं, ये उनको होता था, ये उनको होता है। हालांकि डायबिटीज़ होने के और भी कारण हैं, लेकिन आप देखेंगे अमूमन जो बिजनेसमैन होता है अक्सर उसको डायबिटीज़ सबसे पहले हो जाती है। क्यों?
वास्तव में क्या है कि जो हमारा मन है वो एक है, वही हमारे शरीर की सारी जैविक क्रियाओं को संचालित करता है, वही हमारी सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। हमारे पास दूसरों से व्यवहार करने के लिए, दूसरों के बारे में सोचने के लिए कोई दूसरा मन नहीं है। हम उसी मन से दूसरों के लिए भी सोचते हैं। हम जब स्वार्थी होते हैं, लालची होते हैं, तो उसी मन से होते हैं। जिस प्रकार की हमारी सोच होती है वैसा ही प्रशिक्षण हम अपने मन को देते हैं और उसका सीधा असर हमारे जो है जैविक क्रियाओं पर पड़ता है। अब जैसे ये देखिए, ये क्या है? ये ईयरबड है। अब इसका साइज़ देखिए, इसकी मोटाई देखिए। ये कान खुजाने के लिए हम यूज़ करते हैं। अगर आपसे कहूँ कि आप इतने बड़े आदमी हैं, प्रॉस्परस हैं, तो आप इस छोटे से पतले से बड्स का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? आपको 20 फीट लंबा एक बैम्बू दे देता हूँ, इतना मोटा बैम्बू, तो क्या आप उस बैम्बू का इस्तेमाल करके अपने कान को खुजा सकते हैं? समाएगा आपके कान में? ये लॉजिक है। लेकिन पैसे के मामले में, धन अर्जन के मामले में इंसान इलॉजिकल हो जाता है। ये भी नहीं सोचता कि इतना धन का मैं करूँगा क्या? वो मेरे जीवन में समाएगा, मेरे काम आएगा, कि 50 मुसीबतें मेरे लिए पैदा कर देगा? एक कार में आप जब ईंधन भरवाने जाते हैं जिससे वो गाड़ी चलती है, उसमें भी 35 लीटर 40 लीटर पर कैप होता है कि अब टैंक फुल हो गया, अब इसके बाद नहीं भरा सकते आप। लेकिन धन के मामले में कोई कैप नहीं। जितना पैसा मिले उतना कम है, और मिल सकता है तो और बढ़िया, और बढ़िया, कोई कैप नहीं है। क्यों? क्योंकि ये धन जीवन की गाड़ी का ईंधन है, इसी से हमारे जीवन की गाड़ी चलती है। तो होता क्या है कि आपने अपने मन को ट्रेनिंग दी ईंधन के लिए, ये बहुत आवश्यक है, और ये जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा है। इसको रोकना नहीं है आने से, जितना भी इकट्ठा हो जाए इकट्ठा कर लो। इंसान कल के लिए बहुत डरा हुआ है, फ्यूचर के लिए बहुत डरा हुआ है, बहुत ज़्यादा इकट्ठा करना चाहता है कि कल मुझे ज़रूरत पड़ सकती है। अब ये जो ट्रेनिंग आपने अपने मन को दिया, उसका इस्तेमाल वो आपके ब्लड ग्लूकोज के लिए कर देता है। मतलब हमारे ब्लड में ग्लूकोज जो जाता है हमारे फूड के द्वारा, वही हमारे शरीर का ईंधन है। इसी से हमारी सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ कंट्रोल होती हैं, संचालित होती हैं। वो ऊर्जा है, ईंधन है हमारे जीवन का, जिससे हमारा शरीर चलता है। अब ईंधन के प्रति आपका एटीट्यूड ये है कि जितना ज़्यादा इकट्ठा कर लो, ये बहुत काम की चीज़ है, इससे जीवन की गाड़ी चलती है। तो ये ट्रेनिंग आपके मन को जब मिलती है, तो आपके ब्लड में बढ़े हुए शुगर को वो हटाने से, कम करने की जो प्रक्रिया है, जो पैंक्रियाज इंसुलिन प्रोड्यूस करता है कि एक्स्ट्रा शुगर को ब्लड से हटाया जाए, वो पैंक्रियाज को रोक देता है। पैंक्रियाज में जो बीटा सेल्स होते हैं जो इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं, उनको वो रोक देता है कि वो ऐसा ना करें, और इस ग्लूकोज को, इस आवश्यक ईंधन को रहने दें। ये बहुत ज़रूरी है, बहुत काम की चीज़ है ये। फिर क्या होता है कि धीरे धीरे पैंक्रियाज काम करना बंद कर देता है और ब्लड शुगर बढ़ता जाता है, और पेशेंट जो है डायबिटीज़ का शिकार हो जाता है। आइए मैं आपको समझाता हूँ कि जब हमारे अंदर अप्राकृतिक लक्षण पैदा होते हैं या व्यवहार पैदा होता है, जैसे कि लालच, तो क्या होता है? हमारे जेनेटिक कोड में कैसे बदलाव आता है, मैं आपको उदाहरण देकर के समझाता हूँ।
ये एक्चुअली जेनेटिक कोड है, ठीक है। अब इसको देखने में तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर इसको डिकोड करें तो फॉर एग्जांपल लेमैन अंडरस्टैंडिंग के लिए आप समझिए कि शायद इसका मतलब हो कि डू नॉट अलाउ ग्लूकोज इन ब्लड आफ्टर 99 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ओके, तो अब क्या होगा, आपके अंदर एक लालच है कि जो ग्लूकोज है वो ईंधन है। पैसा जैसे बहुत इंपॉर्टेंट ईंधन है लाइफ की गाड़ी चलाने के लिए, उसी तरह शरीर चलाने के लिए, जीवन चलाने के लिए शरीर का जो है ग्लूकोज की जरूरत है। तो आपने अपनी जो मन को ट्रेनिंग दे दी कि जो ईंधन है उसको अधिक से अधिक स्टोर करना है, उसको रोकना नहीं है स्टोरेज से। तो क्या होगा कि आपके इस जेनेटिक कोड में एक छोटा सा बदलाव हो जाएगा। मान लीजिए ये एरिया जो आप देख रहे हैं, मान लीजिए ये एरिया मास्क हो गया, ये मास्क हो गया, तो क्या होगा, ये मास्क हो गया। अब यही कोड बन गया डू अलाउ ग्लूकोज इन ब्लड आफ्टर 99 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अब क्या होगा कि जो है ग्लूकोज का स्टोरेज शुरू हो जाएगा ब्लड में, पैंक्रियाज काम करना बंद कर देगा, इंसुलिन ग्लूकोज को हटाने ब्लड से बंद कर देंगे और आपके शरीर में ग्लूकोज स्टोर होने लगेगा। आप समझिए कि जितना शुगर हमारे बॉडी में होगा, जितना ग्लूकोज हमारे बॉडी में होगा, उसको इस्तेमाल करने के लिए उतनी ही ज़्यादा ऑक्सीजन की हमें ज़रूरत पड़ेगी और उतनी ही ज़्यादा हमको श्रम करना पड़ेगा। जब हम श्रम करते हैं, फिजिकल वर्कआउट करते हैं, तो ऑक्सीजन, आप देखते हैं सांस तेज चलती है तो ऑक्सीजन हमें ज़्यादा मिलती। तो बहुत सारा जब हमारे शरीर में ग्लूकोज इकट्ठा हो जाता है तो हमें बहुत सारा श्रम करने की ज़रूरत है, जितना संभव ही नहीं है कि हम कर पाएँ। ना इतना टाइम है, ना किसी के अंदर इतना मोटिवेशन है। तो अब शरीर इस सारी ईंधन का करे क्या? ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। उस ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो हमारी सेल्स हैं, जो कोशिकाएं हैं, उसके अंदर मौजूद जो शुगर होती है वो फर्मेंट हो जाती है। उसका आउटर लेयर हार्ड हो जाता है, ना उसमें से वेस्ट बाहर आता है। सेल का आउटर लेयर हार्ड हो जाता है, ना उसमें से वेस्ट बाहर निकलता है, ना ऑक्सीजन अंदर जाती है। इस तरह के सेल्स को ही हम मैलिग्नेंट सेल कहते हैं, मतलब कैंसर के सेल। विकास क्रम में हमारी जैविक क्रियाओं में बहुत सारी खूबियां पैदा हुई हैं। जब इस तरह के सेल्स जो अपना काम ठीक से नहीं कर सकते या जिसके लिए उन्हें बनाया गया है वो काम नहीं करते, तो उसमें एक जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है कि अगर आप अपना काम ठीक से ना कर सकें तो किल योरसेल्फ, मतलब खुद को ख़त्म कर दें ताकि उसको नए सेल से रिप्लेस किया जा सके। लेकिन ये जो मैलिग्नेंट सेल्स हैं जिसकी शुगर फर्मेंट हो गई ऑक्सीजन की कमी के कारण, वो अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ शुरू कर देते हैं, उस सेलुलर लॉ को नहीं मानते। अब आप सोचिए सेलुलर लॉ को वो क्यों नहीं मानते? वो भी मन में हमने जो ट्रेनिंग दी हुई है उसकी वजह से। हमारे जीने का कुछ नियम है, कुछ लॉजिक है, प्रकृति के कुछ नियम हैं। कौन ऐसा है जो नहीं जानता कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या बेईमानी है, क्या ईमानदारी है? सब जानते हैं, लेकिन धनार्जन के लिए, अपने स्वार्थ के लिए वो उस नियम का पालन नहीं करते, उसको नहीं मानते। और वही ट्रेनिंग आपके मन को मिल जाती है और उसका इस्तेमाल सेल कर देता है, सेलुलर लॉ को नहीं मानता और इंडिपेंडेंट लाइफ शुरू कर देता है और हेल्दी सेल्स के शुगर को भी फर्मेंट करने लगता है। इसी तरह कैंसर बढ़ने लगता है। अब आप सोचिए कि एक लालची जो धन का लोभी है, उसका जीवन कितना खतरे में होता है। कभी वो किसी को प्रेम नहीं कर सकता,
क्योंकि वो सिर्फ ये देखता है, किसी से जुड़ता है तो सिर्फ ये जानना चाहता है इससे मुझे क्या लाभ होगा। वो निस्वार्थ भाव से जुड़ ही नहीं सकता। आज आप इंसानों के बीच बैठिए, आपको क्या सीखने को मिलेगा उनसे, क्या क्या जानेंगे आप। निस्वार्थता आज के समय में बेवकूफ़ी है, बेईमानी स्मार्टनेस है। इसलिए जो ये तबाह हो रहा है जीवन, इस वातावरण में, आज के परिवेश में, इससे निकल पाना मनुष्य के लिए असंभव है। उसके लिए उसको निस्वार्थ होना पड़ेगा, उसको लॉजिकल होना पड़ेगा, उसके अंदर लालच खत्म होना पड़ेगा, जो खत्म होता दिखाई देता नहीं। इसीलिए मैं बात बात में हरदम कहता हूँ कि जो दूसरे जीव हैं, जो दूसरी प्रजातियां हैं, उन्होंने जीवन के सारे राज मेरे सामने खोले हैं जो मैं जानता हूँ। विज्ञान की दृष्टि से जो भी चीज़ मुझे पता है, इन्हीं लोगों के द्वारा मुझे बताया गया है। इन्हीं प्रजातियों ने, अदर देन ह्यूमन बीइंग, ने मुझे बताया है, सिखाया है। जैसे मैंने आपको इस छोटे से कैनाइन का उदाहरण दिया, आप सोचिए कितनी कमज़ोर सी दिखने वाला ये जीव, जिसको हम बेवकूफ़ समझते हैं, इस पूरे जॉगर्स पार्क में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां इसको पीने के लिए पानी मिल जाए। अब वो पानी तो चाहिए पीने के लिए उसको, वो कहाँ से पानी मैनेज करती होगी, ये कहाँ से खाना का इंतजाम करती होगी, ये दिन भर ये कहाँ रहती है। इसके चेहरे को देख करके आपको नहीं लगेगा इसके चेहरे पर कोई चिंता की लकीरें हैं, ये परेशान है कि मुझे पानी कहाँ मिलेगा, खाना कहाँ मिलेगा। इसको विश्वास है अपनी एबिलिटी पर, अपनी ताकत पर भरोसा है इसको कि ये खाना अचीव कर लेगी, ये पानी पी लेगी जब इसको प्यास लगेगी। पता नहीं कितनी दूर कहाँ जाती होगी ये, पहाड़ी पर किस छोटे से झरने से जाकर पानी पीती होगी, कि कहाँ जाती होगी, कुछ इंसानों के किस बस्ती में जाकर के वो खाने का इंतजाम करती होगी। और उसे देखिए, फिर वो सुबह आप घड़ी मिला सकते हैं, ये वहीं पर मौजूद मिलती है, अपने उस इंसान दोस्त का इंतजार करते हुए। मैंने आज तक ऐसा कोई जीव नहीं देखा जो प्रकृति से कुछ लेता तो हो, उसके बदले में कुछ देता ना हो, इंसान को छोड़कर। आप मुझसे पूछिएगा, मैं हर जीव के बारे में बताऊंगा आपको वैज्ञानिक तथ्यों के साथ, कि जब वो कुछ लेता है तो उसके बदले में कितना कुछ देता है। मैं ऑयस्टर्स पे काम करता हूँ। ऑयस्टर्स जब एक वक्त का खाना खाता है तो 5 गैलन पानी को प्यूरिफाई कर देता है। पानी से जितने भी हार्मफुल पोल्यूटेंट्स हैं उसको वो रिमूव कर देता है, हैवी मेटल्स तक एक्युमुलेट कर देता है, दूसरे जीवों के लिए जीने का वातावरण पैदा कर देता है, उनके लिए अनुकूल वातावरण पैदा कर देता है, दूसरे जीव पनप पाएं ऐसा माहौल पैदा कर देता है। जब मैं किसी ऑयस्टर को खोलता हूं, उसमें मुझे तमाम जीव शेल्टर लिए हुए दिखते हैं। टेंडर क्रैब, छोटे छोटे स्टार फिश, जिनको प्रेडेटर बाहर खा सकते हैं, वो उनके वॉल में अंदर रहते हैं, वहीं भोजन पाते हैं, उसी में शेल्टर रहते हैं, शेल्टर्ड रहते हैं। और जब वो बड़े होते हैं तो बाहर निकल कर इंडिपेंडेंट लाइफ शुरू कर देते हैं। ऐसा तालमेल प्रजातियों के बीच में हतप्रभ करता है मुझे जब मैं समुद्र की गहराइयों में जाता हूँ। मैं इलाहाबाद का रहने वाला हूँ। जब मैं समुद्र की ओर बढ़ा तो उस समय मुझे तैरना तक नहीं आता था, मैं डरता था गहरे पानी से। लेकिन जब मैंने जीवों को ध्यान से देखा, उन जीवों ने मुझे सिखाया, उन्होंने बताया, इसी पानी से तो सब आए हैं, तुम्हारा घर है पानी, तुम इससे डरते हो। और आज मैं गहरे समुद्र में चला जाता हूँ, सारे जीवों को अपने पास महसूस करता हूँ, देखता हूँ, मैं सहज हो गया हूँ पानी में। मुझे डर नहीं लगता खतरनाक
प्रजातियों से, जीवों से, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि समुद्र में एक छोटे से लेकर बड़े जीव तक जितने भी जीव हैं, सब में अगर कोई खासियत है, जो उनके अंदर कोई बहुत ही जीने की कला है, वो इस खतरे की वजह से ही आई है। उस खतरे ने उन्हें इतना महान बनाया है, जिसकी वजह से वो प्रजाति जिंदा है और इतनी निपुणता के साथ वो जीते हैं। खतरा हमारा दुश्मन नहीं है, वो हमारे लाइफ को सपोर्ट करता है और हमें ताकतवर बनाता है। उसके बगैर हम कुछ भी नहीं है। तो खतरे से डरना मैंने बंद कर दिया।